नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश वर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं के छात्रों को प्रमोट करने की तैयारी। कैबिनेट बैठक में होगा अंतिम फैसला। शिमला स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में उपलब्ध होगी कोविड मरीजों के लिए एम्बुलेंस। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर की सरकार को सलाह, मेकशिफ्ट अस्पताल पर खर्चा करने के बजाय होटलों को ले किराए पर। हिमाचल कोरोना रिलीफ कमेटी के प्रभारी जीएस बाली ने शिमला जिला के ब्लॉकों के लिए भेजी कोरोना सुरक्षा किट। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में सेब सीजन की तैयारियों से संबंधित बैठक का हुआ आयोजन। इस वर्ष जिला में 2 करोड़ सेब की पेटियों के उत्पादन होने की संभावना। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में संबंधित विभाग से चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 5 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के फैसले के बाद हिमाचल सरकार भी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर सीएम ने कहा कि 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए वैक्सीन की अतिरिक्त मांग बढ़ गई है। इसके लिए कंपनी से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है और कंपनी ने जून में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सीबीएसई की तर्ज पर ही हिमाचल में भी 12वीं की परीक्षाओं पर विचार किया जाएगा, यानी बिना परीक्षा के ही छात्र पास हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बारे में रिपोर्ट ली जा रही है और चर्चा की जा रही है। 5 जून को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगाई जाएगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं। केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हिमाचल सरकार भी उसी तर्ज पर छात्रों के हित में फैसला करेगी। प्रधानमंत्री जी की बैठक के पश्चात बोर्ड की जो परीक्षाएं जिस प्रकार से वहां पर उन्होंने सीबीएसई की जो परीक्षाएं जो है उन्होंने रद्द की। जहां तक हिमाचल प्रदेश बोर्ड की बात है उसी तर्ज पर हम आगे सारी चीज़ों को देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए कोविड के कारण जो सिचुएशन हमारे सामने है वो स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में निर्णय तो अंतिम हम इस सिलसिले में 5 तारीख को कैबिनेट की बैठक में लेंगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा फीडबैक भी ले रहे हैं डिपार्टमेंट से भी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी, और आज मैंने एजुकेशन सेक्रेटरी और उनके साथ दूसरे अधिकारियों के साथ बातचीत की है और उसके बाद अगला निर्णय हम कैबिनेट की बैठक में करेंगे। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 44 साल के लोगों के लिए अधिक वैक्सीन की जरूरत है। इसके लिए कंपनी से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। कंपनी ने जून में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही है। वहीं टूरिज्म इंडस्ट्री के द्वारा उठाई जा रही मांगों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जो किया जा सकता है वह किया जा रहा है। जैसे ही परिस्थितियां सुधरेंगी, पर्यटन को पटरी पर लाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में कमी जरूर आई है, लेकिन मौत के आंकड़े चिंता का कारण बने हुए हैं। कि ताज़ा हालात में हम देख रहे हैं कि मामलों में गिरावट तो आई है, निश्चित रूप से आई है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक दौर ऐसा नहीं है कि हम निश्चिंत होकर के बैठ जाएं। चिंता का दौर अभी तक है कि मृत्यु अभी तक भी बड़ी संख्या में लोगों की हो रही है, जो दुखद है। और ऐसी स्थिति में जो भी हमारी तैयारियां हैं, हम उसके साथ जो है अभी तक भी मैदान में डटे हैं, खड़े हैं और पूरी तरह से सजग और सतर्क होकर के काम कर रहे हैं। कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी लोगों की हर संभव सहायता कर रही है। कोविड मरीजों की मदद के लिए कांग्रेस ने कई अभियान चलाए हैं। इसी के तहत शिमला में कांग्रेस ने कोविड मरीजों को एक एम्बुलेंस समर्पित की। यह एम्बुलेंस शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन से जरूरतमंद लोगों के लिए उपलब्ध होगी। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने एम्बुलेंस को लोगों के लिए समर्पित किया। राठौर ने सरकार को सलाह दी है कि मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के बजाय सरकार को निजी होटलों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील करना चाहिए, जिससे होटल मालिकों को भी इस मंदी में कुछ राहत मिलेगी।
इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस कोविड काल में लगातार जरूरतमंदों की मदद कर रही है। राजीव गांधी हेल्पलाइन के माध्यम से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी नेताओं द्वारा प्रदान की गई लगभग 28 एम्बुलेंस लोगों की सेवा में कार्य कर रही हैं। राठौर ने कहा कि सरकार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए काफी पैसा खर्च कर रही है। इसके बजाय सरकार को होटलों को हॉस्पिटल में तब्दील कर देना चाहिए। इसका किराया होटल मालिकों को देना चाहिए ताकि वे बैंकों से लिए गए ऋण की किस्तों की अदायगी कर सकें। काफी संख्या में आप देख रहे होंगे कि मौतें हो रही हैं और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने पहली लहर के वक्त में अपना योगदान दिया, उसी तरह हम इस दूसरी लहर में भी जनता के साथ खड़े हैं। आप लोग जानते हैं कि हमने राजीव भवन में गांधी हेल्पलाइन की स्थापना की, कांगड़ा में भी की और लगातार हमारी जो गांधी हेल्पलाइन है वहाँ जिन लोगों के फ़ोन आ रहे हैं उन लोगों की जो है तत्काल मदद हो रही है। हमने इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो भी इस हेल्पलाइन से जुड़े हैं। किसी को मेडिकल परामर्श देना है या किसी को किसी किस्म की भी जो मदद है, कोई अस्पताल में भर्ती होना हो, कहीं राशन की कमी है या दवाइयाँ, तो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है लोगों की जो है गांव-गांव जाकर मदद कर रहे हैं। हमारी जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटीज़ हैं वहाँ भी इस तरह की हेल्पलाइन बनी है और इस वक्त पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि सब लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, सब सक्रिय हैं। कांगड़ा जिले में अब ब्लैक फंगस भी मरीजों की जान लेने लगा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा में उपचाराधीन ब्लैक फंगस से ग्रस्त 2 मरीजों ने दम तोड़ दिया। जिले में अभी तक ब्लैक फंगस से संक्रमित 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस के संक्रमण से मरीजों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ऐसे में ब्लैक फंगस के संभावित लक्षण वाले मरीजों पर भी पूरी नजर रखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस बीमारी के उपचार के लिए पूरी व्यवस्था होने की बात कही जा रही है। कोरोना की इस लहर के बीच ब्लैक फंगस के मामले भी डराने लगे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ कांगड़ा में भी ये मामले सामने आए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में ही 6 मामले ब्लैक फंगस से संक्रमित मरीजों के सामने आए हैं। कोरोना के साथ ब्लैक फंगस का संक्रमण भी मरीजों के लिए खतरा बन रहा है। टीएमसी में उपचाराधीन 2 मरीजों की मौत के बाद कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है, जिसके चलते अब इन मामलों पर विशेष रूप से नजर रखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कांगड़ा डॉक्टर गुरदर्शन गुप्ता ने बताया कि जिले में ब्लैक फंगस के अब तक 6 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 मरीजों की मौत हो गई है। इसके अलावा 4 मरीज टीएमसी में उपचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि ब्लैक फंगस से निपटने के लिए विभाग के पास पर्याप्त दवाइयां उपलब्ध हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस की हिमाचल सरकार ने इसको भी एक नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर किया है। अभी तक जिला कांगड़ा में 6 मामले जो है म्यूकोरमाइकोसिस की रिपोर्ट हुए। हिमाचल सरकार ने जो है मेडिकल कॉलेज टांडा, शिमला और नीरचौक मेडिकल कॉलेज को इसके लिए चिन्हित किया है इलाज के लिए। ये 6 मामले जो थे ये टांडा में डायग्नोज किए गए। उसमें से 4 उपचाराधीन हैं और दुर्भाग्यवश 2 मरीजों को अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है अभी तक। जहाँ तक तैयारियों की बात है, जो इसकी में प्रयोग में लाई यानी दवाई है एम्फोटेरिसिन भी, वो पर्याप्त मात्रा में टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध है। इन रोगियों को कई बार सर्जरी की भी आवश्यकता होती है। मल्टी डिसिप्लिनरी है जिसमें ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, न्यूरोसर्जरी, उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट होती है। ये सारी सुविधाएं टांडा मेडिकल कॉलेज में उपलब्ध हैं और विभाग जो है इसी किसी भी स्थिति को निपटने के लिए सक्षम है। हमने, क्योंकि ये नोटिफाइबल डिजीज है, हमने अपने सारे चिकित्सा संस्थानों को, चाहे वो गवर्नमेंट में है प्राइवेट में, उनको वो इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी कि कहीं भी कोई सस्पेक्ट आता है म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में, और उसको जो है वो तुरंत रेफर करेंगे टांडा मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे उनका उचित उपचार हो सके।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कोरोना रिलीफ कमेटी ने कुछ दिन पहले ही सांसें है तो संसार है कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसके तहत रिलीफ कमेटी के प्रभारी जीएस बाली द्वारा प्रदेश भर में कोरोना सुरक्षा किट भेजी जा रही है। कमेटी के अध्यक्ष जीएस बाली ने अपने स्तर पर कोरोना मरीजों के लिए सैकड़ों किट्स तैयार करवाई है। 21 मई को सभी जिलों के लिए ये किट्स कांगड़ा से रवाना हुई थी। इसी के तहत कोरोना संक्रमित रोगियों को दी जाने वाली सुरक्षा किट्स की खेप शिमला पहुंच चुकी है, जिसे जिलों के कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपा जाएगा। इनके माध्यम से पंचायतों में इस राहत किट को संक्रमित लोगों में बांटा जाएगा। इस दौरान शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष यशवंत छास्टा ने इसके लिए जीएस बाली का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के दिन कोविड रिलीफ कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी के प्रभारी पूर्व मंत्री जीएस बाली के द्वारा भेजी गई रिलीफ किट ब्लॉक अध्यक्षों को सौंपी गई है। इनके माध्यम से इन किट्स को आगे वितरित किया जाएगा। छास्टा ने कहा कि कोरोना काल में सरकार जहां लोगों को राहत पहुंचाने में असफल हुई है, वहीं कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से लोगों की सहायता करने में जुटी है। आपको मालूम है, कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी जो है लोगों के साथ रात दिन जो है वो खड़ी है। पहली वेव जब आई थी 2020 में, तब भी कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ जो है लोगों के साथ बुरे वक्त में जो है वो साथ खड़ा था। और 2021 में इस सेकंड वेव में भी हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन सभी ने भी अपने अपने एरिया में जो है एम्बुलेंसेस, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, पीपी किट्स और मास्क और सैनिटाइजर जो है वो भारी मात्रा में जो है उसका वितरण किया है। और गांधी हेल्पलाइन के द्वारा जितने भी हमारे पास कॉल्स आ रही है, उन सभी लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसका कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है वो उसका हमारे लोग जो है उसमें मुस्तैद हैं और वो रात दिन उनकी डिमांड्स को जो है पूरा कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस शिमला शहरी के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने इसके लिए पूर्व मंत्री जीएस बाली का धन्यवाद किया। इन किट्स में हर वो सामान उपलब्ध है जो मरीजों को मददगार रहेगा। ऑक्सीमीटर, डॉक्टरों की सलाह से दी गई दवाएं इस किट में रखी गई हैं। हमने जो जनता के प्रति हमारी जिम्मेवारी है उसे भी निभाया है। चाहे गरीब लोगों की मदद करने की ज़रूरत हो, चाहे फ्रंट लाइन वर्कर्स जो 24/7 काम कर रहे हैं, उसमें चाहे पुलिसकर्मी हैं, आप लोग मीडिया कर्मी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोग हैं और वो लोग जो हेल्थ की फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें भी कोशिश रही कि हम N95 मास्क, सैनिटाइज़र और किसी और तरह की उनको मदद की ज़रूरत थी, वो मदद पहुंचाने की हमने कोशिश की। मैं अपनी जो शिमला शहरी की टीम है उसको एक मुबारक देता हूं कि जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रही थी, हमारी टीम ने दिन रात कोविड काल में सेवा की, लोगों की सेवा की। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाया है। हालांकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर्फ्यू में ढील भी दी गई है, लेकिन 2 बजे के बाद भी शिमला के रिज मैदान और माल रोड पर भीड़ देखी जा सकती है। हालांकि पुलिस लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को आगाह करती है कि कर्फ्यू में ढील का समय समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। एसपी शिमला मोहित चावला ने कहा कि रोजाना करीबन 35 चालान किए जाते हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि कोविड-19 से बचाव को लेकर सुरक्षा मानकों का पालन करें और बहुत जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सिटीजन्स का, नागरिकों का। जब भी इंस्ट्रक्शंस आई हैं उन्होंने फॉलो की हैं, दिल से फॉलो की हैं। और हमने भी ये इंश्योर किया है कि मिनिमम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसमें मिनिमम इनकन्वीनियंस हो। अब हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी ढील दी गई है क्योंकि कोविड के केसेस कम आए हैं। हमारी यही आशा रहेगी, हम यही प्रेडिक्शंस देख रहे हैं आने वाले टाइम में कि कोविड केसेस और डाउन आए और धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को ढील दिया जाए। आज 9 से 2 है बाजार और सारी दुकानें खुल गई हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जब शॉपिंग के लिए जाते हैं, पहली बात तो बहुत ज़रूरी है घर से निकलें, व्यर्थ में घर से मत निकलिए, किसी को भेज दीजिए जो स्वस्थ है, जो बाहर जा सकता है।
बच्चे और बुजुर्ग तो निकलने के लिए अवॉइड करें। उसके बाद भीड़ भाड़ में इकट्ठे मत जाइए। कि हमने देखने में आए लास्ट 2-3 दिनों में कि लोग अननेसेसरी शॉपिंग के लिए निकले हैं, 3-3 की मंडली में निकले हैं। ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि अभी भी जो एक हमारी लड़ाई है, हम सबकी लड़ाई है, वो अभी भी जारी है। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क, अपने सेहत, सैनिटाइजेशन, हेल्थ, इम्यूनिटी का भी ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। हम सबके पास एक आज के समय में संजीवनी है, एक विश्वास है, एक पॉजिटिविटी है, वो है हमारी वैक्सीन। तो कृपया करके जो यंग हैं, क्योंकि अब 18 से 45 साल के लोगों को भी वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हुए, तो कृपया करके अपने आप को रजिस्टर कराइए। जो भी स्लॉट्स आपको दिए जा रहे हैं, अवेलेबल हो रहे हैं, वैक्सीनेशन करवाइए। चलान करना हमारा कतई पर्पज़ नहीं है, पुलिस आपको फैसिलिटेट कर रही है। हॉस्पिटल्स में हमारा मेडिकल, पैरामेडिकल स्टाफ 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं और अपनी सर्विसेज देते हैं। रोड्स पे पुलिस अपनी ड्यूटी करती है, डिफरेंट पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, नाकाज हैं, आपकी सुविधा के लिए है। अगर कोई पुलिस पर्सनल आपको बोलता है कहाँ जा रहे हैं, या फिर मास्क के लिए आपसे आग्रह करते हैं, तो उसमें उनका कोई निजी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आपकी सेहत के लिए कंसर्न है। हाँ, अगर कोई डायरेक्ट वायलेशन करता है, विजिबल वायलेशन करता है, तो पुलिस उसमें कड़ा संज्ञान भी लेती है। रोज तकरीबन 30, 35, 40 के आसपास चलान भी होते हैं। हम 7500 के आसपास चलान कर चुके हैं और इसमें काफ़ी मात्रा में रिकवरी भी हुई है, बट चलान करना पर्पज़ नहीं है। आशा रहेगी हम सब जिस डिसिप्लिन से चले हुए हैं, हमने डिसिप्लिन रखा लॉकडाउन में, रिस्ट्रिक्शंस में लॉकडाउन रखा, कोरोना अभी कर्फ्यू था, हमने डिसिप्लिन रखा। उसी डिसिप्लिन अगर हम रखेंगे तो केसेस की रफ्तार कम आएगी और धीरे धीरे जो रिस्ट्रिक्शंस को भी। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी की अध्यक्षता में सेब सीजन की तैयारियों से संबंधित जिला के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष जिला में 4.18 मीट्रिक टन सेब उत्पादन के साथ 2 करोड़ सेब की पेटियों की उत्पादन होने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले ज्यादा है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को इस दौरान जिले में मुख्य सड़कों के साथ साथ वैकल्पिक मार्गों की मुरम्मत एवं रखरखाव के निर्देश दिए, ताकि मुख्य सड़क किसी कारण से बंद होने पर वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल किया जा सके। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मनरेगा के तहत जॉब कार्ड धारकों को दिहाड़ी के रूप में उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई है। यह जानकारी उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने DRDA सभागार में आयोजित जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। उपायुक्त ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत जिला ऊना में इस वर्ष लगभग 4800 कार्य धरातल पर शुरू किए गए हैं, जिससे जिला ऊना के 7000 परिवार जुड़े हुए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान अब तक 2 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि मनरेगा के तहत लोगों को दिहाड़ी के रूप में उनके बैंक खातों में जमा करवाई गई है। जिला अधिकारियों की बैठक के दौरान उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि मनरेगा में निजी कार्य जैसे पौधारोपण, खेती व बागवानी, वर्षा जल संग्रहण, शौचालय, भूमि सुधार आदि व्यक्तिगत कार्य सभी परिवारों को मिल सकें, जिसके लिए मनरेगा समग्र के नाम से एक योजना जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई है, जिसके अंतर्गत सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पंचायत में खेती और बागवानी से संबंधित कम से कम 30 कार्य आरंभ किए जाएं और पूरी सक्रियता के साथ हितधारक तक पहुंचकर उन्हें इन कार्यों का लाभ सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि प्रत्येक खेती व बागवानी से जुड़ा व्यक्ति, विशेषकर कोविड महामारी में प्रभावित व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। राघव शर्मा ने खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन प्लांट व पंचवटी योजना से संबंधित भू स्थानांतरण के मामलों को STM से समन्वय स्थापित कर शीघ्र निपटाया जाए। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों से आने वाले उत्पादों की पैकेजिंग में सुधार कर आकर्षक बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें, ताकि सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंच सके। अप्रैल से लेके मई के महीने में इस वर्ष हमने 2.4 करोड़ रुपए जो है नरेगा में काम करने वाले लोगों को जो दिहाड़ी मिलती है वो मजदूरी उनके बैंक खातों में क्रेडिट की है। इसके साथ ही जिला प्रशासन का ये प्रयास है कि नरेगा में जो व्यक्तिगत कार्य हैं, जैसे पौधारोपण का कार्य है जो खेती और बागवानी को सपोर्ट करता है, या वर्षा जल संग्रहण का कार्य है जो सिंचाई में कार्य आता है, शौचालय का कार्य है, इसके साथ भूमि सुधार का कार्य है जो कृषि और बागवानी में काम आता है। इस तरह के जो व्यक्तिगत कार्य हैं वे सभी, उनका लाभ जो है वो सभी परिवारों को मिले, इस तरह की एक कार्य योजना समग्र के नाम से जिला प्रशासन ने बनाई गई है। और खंड विकास अधिकारियों को आज इसके निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 30 कार्य जो है
खेती और बागवानी से संबंधित शुरू किए जाएं और उनके जो बेनिफिशरीज़ हैं उन तक प्रोएक्टिवली पहुंच के उनको इन कार्यों का लाभ दिया जाए, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति जो खेती और बागवानी से जुड़ा हुआ है और स्पेशली जो कोविड महामारी में बुरी तरह प्रभावित हुआ है उसको खेती और बागवानी से जुड़ा लाभ नरेगा के थ्रू मिले और नरेगा का बेनिफिट जो है वो प्रत्येक ग्रामीण तक पहुंच पाए। कोरोना के इस काल ने मनुष्यों को कई परिस्थितियों से उसका वास्तविक परिचय करवाया है, कई रसूखदारों का उसकी जमीनी हकीकत से रास्ता कायम करवाया है, तो वहीं समाज की मानवता को लेकर क्या वास्तविकता है उससे भी स्थिति स्पष्ट करवाई है। आलम यह है कि आज कोरोना की बदौलत जहां सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन गया है, तो वहीं सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके सर से 2 जून की रोटी का जुगाड़ करने वालों का ही साया उठ गया है। दुखद बात तो यह है कि कई बच्चों के सर से उनके माँ बाप का हाथ उठ गया है। ऐसे में केंद्र व प्रदेश ने अनाथ बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए बीड़ा उठाया है। सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे बच्चों का डाटा एकत्रित करेगी जो इस महामारी के दौरान अपने माँ बाप को खो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए 3500 रुपए प्रति माह देने का फैसला लिया है, जिसमें से 2000 रुपए केंद्र की ओर से पीएम राहत केयर के जरिए और 1500 हिमाचल सरकार के जरिए देने का प्रावधान रखा गया है। सामाजिक न्याय एवं महिला बाल विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि प्रदेश और केंद्र की सरकार ने ऐसे बच्चों को उनका सामाजिक हक दिलाने का बीड़ा उठाया है जो कोविड के इस काल में अपने माता पिता को खो चुके हैं। सरकार ऐसे बच्चों की हर संभव सहायता करेगी ताकि वो अपनों के भावनात्मक भाव के अभाव में पीछे न रह जाएं और खुद को हीन भावना का शिकार न बना ले। सरवीण चौधरी ने कहा कि सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए 3500 रुपए प्रति माह देने का निर्णय लिया है, जिसमें से 2000 रुपए केंद्र की ओर से और 1500 हिमाचल सरकार के जरिए देने का प्रावधान रखा गया है। इतना ही नहीं, इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय और बेटियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिला दिलवाया जाएगा ताकि वो भी अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें। वहीं उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान किसी भी प्रकार का शिकार हुए लोगों को उनका हक दिलाने के लिए जयराम सरकार वचनबद्ध है। और हमें दुख है, हमारी कोशिश है सरकार की कि सब लोग बचें, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ कई जगह पे अप्रिय घटनाएं हुई हैं, उसके लिए हमारी संवेदना भी है। और जो ऑर्फन हो गए बच्चे, अनाथ हो गए, उनके लिए सरकार ने 3500 रुपये महीने देने की बात भी रखी है, जिसमें 2000 रुपये केंद्र सरकार, 1500 हिमाचल की सरकार जो है वो देगी। और 18 साल तक उसका जो प्रीमियम होगा वो भी केंद्र के पीएम फंड से ही उनका वो सब जाएगा। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय में दाखिला बच्चों को देने की बात कही, आयुष्मान में उनको कवर कर किया जा रहा है हिमाचल सरकार की ओर से। इसके साथ साथ जो है ये लड़कियों के लिए विशेष रूप से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में दाखिले में प्राथमिकता भी उन लोगों को दी जाएगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना वगैरह इस सब में जो है उन बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर कवर करने की बात जो है वो रखी गई है। जो बच्चे ऑर्फन होंगे कोविड की महामारी में, उन बच्चों के लिए सरकार की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वाह भी सरकार करेगी। सीबीएसई की 10वीं के बाद अब 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के पूर्व में लिए गए फैसले के बाद अब किस तरह से 10वीं के छात्रों को प्रमोट करना है, किस आधार पर उन्हें अंक देने हैं, इसकी तैयारियां हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कर ली है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एसके सोनी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड की इस संदर्भ में प्रदेश सरकार से 4 जून को चर्चा होगी। उसके बाद कैबिनेट की बैठक में 12वीं कक्षा की परीक्षा लेनी है या नहीं, या फिर परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को प्रमोट करना है, इसको लेकर सरकार का जो भी फैसला होगा उस आधार पर काम करने के लिए शिक्षा बोर्ड पूरी तरह से तैयार है। डॉक्टर सोनी ने बताया कि दोनों कक्षाओं के लिए ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को अंक दिए जाएंगे। उस क्राइटेरिया के आधार पर छात्रों की परफॉर्मेंस जांची जाएगी, जिसको लेकर बोर्ड की तैयारियां पूरी है। गवर्नमेंट ने सीबीएसई बोर्ड की सारी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। 10वीं की और 12वीं की कल ही रद्द हुई हैं। अब स्टेट बोर्ड ने 10वीं की, गवर्नमेंट ने क्योंकि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी, तो 10वीं के बच्चे कैसे प्रमोट करने और कैसे अंक उनको देने हैं, तो वो सारा तैयारी जो होनी है बोर्ड के द्वारा कर ली गई है। और जहाँ तक 12वीं के बच्चे हैं उनको भी किस प्रकार से अंक देने हैं, क्या एक क्राइटेरिया बनेगा,
तो दोनों कक्षाओं के लिए एक ऑब्जेक्टिव वेल डिफाइंड क्राइटेरिया बनेगा, जिसके आधार पर अंक दिए जाएंगे बच्चों को, और उस क्राइटेरिया के आधार पर परफॉर्मर बच्चे भी हम फाइंड आउट कर पाएंगे, और साथ ही साथ बाकी बच्चों को भी पास करके अंक देने के बाद हम पास कर सकेंगे। ऐसा एक पूरा फार्मूला तैयार किया जा रहा है। बोर्ड की तैयारी पूरी है। अभी 4 तारीख को संभवतः सरकार के साथ चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद आने वाली जो कैबिनेट है उसमें अभी 12वीं का किस प्रकार से रहेगा, एग्जामिनेशन करना है या नहीं करना है, और इनको प्रमोट करना है परफॉर्मेंस के आधार पर, तो जैसा फैसला सरकार का होगा बोर्ड उसी तरह से तैयार रहेगा। लेकिन बात यह है कि वर्तमान में एक भय का माहौल है, और ये भी आशंका है कि बच्चों में संक्रमण ना फैल जाए। तो बच्चों की हेल्थ और उनकी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए केंद्र सरकार ने 12वीं के पेपर भी रद्द किए हैं, और मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के पास भी ये सारे फैक्ट्स होंगे, तो कैबिनेट में ये फैसला होगा। बोर्ड तैयार है, जो भी फैसला सरकार लेगी उसी आधार पर हम आगे चाहे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हो या कोई क्राइटेरिया, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बनाने के बाद बच्चों को अंक देकर उन्हें पास करने की प्रक्रिया है उसे वो पूरी करें, और जल्दी ही इस काम को हम अगले हफ्ते तक कर देंगे। प्रदेश कांग्रेस सचिव हरिकृष्ण हिमराल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के कुछ एक उद्योगों से निकलने वाला प्रदूषण पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। हर कोरोना काल में कंपनियों की ये लापरवाही लोगों पर भारी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के अनुसार संक्रमण के ज्यादा मामले ऐसे क्षेत्रों से सामने आ रहे हैं जहां औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण संरक्षण को लेकर तय नियमों को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से खिलवाड़, पेड़ों का अवैध कटान और नदी नालों को दूषित करने पर अब एक सख्त कानून निर्माण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित सीमेंट उद्योग ने प्रदेश की आबोहवा में सबसे ज्यादा जहर घोलने का काम किया है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार को पर्यावरण मित्र उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास करने होंगे, जिससे भविष्य में कोरोना जैसी महामारी के चलते ऑक्सीजन को दूषित होने से बचाया जा सके। कोरोना महामारी जिस प्रकार से विश्व भर में फैली है, तो ये देखने को हमने एक स्टडी भी की है, इसमें जो एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स है उसके साथ मिलके जहां जहां पर औद्योगिक प्रदूषण है, पर्यावरण का संरक्षण जहां नहीं हो रहा है, जहां विशेषकर हिमाचल प्रदेश में तो सीमेंट इंडस्ट्री ज्यादा है, तो आंकड़ों के हिसाब से वहां पर लोगों की इम्यूनिटी वैसे ही खराब है, लंग्स का उनको पहले ही से दिक्कत है, और वहां हमारी स्थिति बहुत ज्यादा भयानक रही है। लोगों की जानें जो है चली गई है, यंग एज में लोग जो है हमसे छीने गए हैं। तो मैं इस महामारी में ये सब लोगों से अपील करूंगा कि हमें प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कम करके जो हमारी डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रिलेशन टू एनवायरनमेंट, ये हमारा भविष्य के लिए जो है एक संदेश होना चाहिए। ये कोरोना महामारी से हमें सीख लेनी चाहिए। आपने देखा होगा औद्योगिक और हाईली डेवलप्ड कंट्रीज पहली लहर में किस प्रकार से जो है वहां पर बहुत सारी डेथ्स हुई है। औद्योगिक क्षेत्र हमारे प्रदूषित क्षेत्र दिल्ली जैसे, महाराष्ट्र जैसे, वहां पर भयानक स्थिति हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र यूपी जैसा इतना बड़ा हमारे पास राज्य है, हिमाचल, उत्तरांचल, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट से जहां पर हमारा फॉरेस्ट कवर ज्यादा है, तो मैंने ये अनुभव किया है कि प्राकृतिक रूप से जिन लोगों का इम्यूनिटी अच्छी है, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी मुझे यहाँ याद आती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कोरोना महामारी को मात दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं गया हिमाचल प्रदेश में, 100% लोगों को बुखार हुआ, 100% लोगों को कोरोना हुआ, लेकिन उन्होंने घरेलू इलाज से ही वहां पर स्थिति को काबू पाया। कोई किसी भी व्यक्ति को पैरासीटामोल से ज्यादा दवाई खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि उनकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज डेली होती है, वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, उतरते हैं, यानी कि उनके लंग्स अच्छे हैं। और जो शहरी क्षेत्र है, जो व्यक्ति ज्यादा अपने कामकाज में बिजी है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से वो इंडस्ट्रीज एरिया में फंसे हुए हैं, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी देख लो, सबसे ज्यादा अगर हिमाचल में प्रभावित हुआ है तो बद्दी का क्षेत्र हुआ है। यहाँ दालाघाट, अंबुजा के जो सीमेंट प्लांट है वहाँ का आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर डेथ रेट ज्यादा है। तो निश्चित रूप से ये तो कोरिलेशन 100% है ही है। इस बीमारी का प्रसार, फैलाव और इफेक्ट उन लोगों पे ज्यादा हुआ है जो प्रदूषण की मार से पहले ही अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं।
तो मैं सरकारों से भी ये निवेदन करूंगा और जितने भी हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है, एनजीओज है, जितने भी हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब से ये भविष्य के लिए रणनीति बनाने के लिए निवेदन करूंगा कि पर्यावरण को संरक्षण करना आज की आवश्यकता है। ऐसी बीमारियां भयंकर रूप से दोबारा जो है भविष्य में हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। गर्मियां शुरू होते ही नूरपुर क्षेत्र में लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को पानी के टैंकर मंगवाकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। उपमंडल के महमू गुरचाल क्षेत्र में इन दिनों हालात कुछ ऐसे ही हैं। यहाँ लोगों को कई कई दिनों तक पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। लिहाजा लोगों की पेयजल समस्या को देखते हुए नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने इस इलाके में 5 टैंकर भेजकर फिलहाल लोगों की कुछ हद तक राहत दी है। साथ ही सरकार के खिलाफ विरोध भी जाहिर किया है। नूरपुर क्षेत्र में लोगों को इन दिनों पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस एसटी सेल के महासचिव जगदीश का कहना है कि यह समस्या आज की नहीं है, काफी समय से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि कई मर्तबा विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लोगों का कहना है कि अगर सरकार और विभाग इस समस्या का हल करने में असमर्थ है तो ऐसे में इन्हें अपने पदों पर बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं नूरपुर ब्लॉक महिला कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि एक तो कोरोना की वजह से लोग अपने घरों से कहीं बाहर आ जा नहीं सकते, ऐसे समय में बिना पानी के कैसे रहा जाएगा। जो नूरपुर ही नहीं हर पंचायत में पानी की समस्या आ रही है। इस वजह कब से इसका समय निकालेंगे। कोविड के चलते हुए इतनी सारी बीमारी फैली है, इतना वायरस आया है। गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि बार हाथ धो, कपड़े धो, हर चीज को साफ सुथरा रखो। ये बिना पानी के कैसे चलेंगे और कब तक ये लोग इस समस्या को। वहीं इस बारे में नूरपुर के पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि लोगों की समस्या को देखते हुए इस इलाके में पानी के टैंकर भेजे गए हैं। साथ ही सरकार के प्रति विरोध भी दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले काफी अरसे से इस इलाके में पानी नहीं आ रहा है। लोग हर अधिकारी कर्मचारी से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस बहरी सरकार के कानों में कोई आवाज नहीं जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सदस्यों के साथ मिलकर सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से लोगों को पानी उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस लोगों की समस्या सुलझा सकती है तो फिर सत्ता में बैठी सरकार क्यों नहीं सुलझा रही। जो हमने आज वाटर टैंक दिया है, ये हमारा एक सांकेतिक विरोध है। ये जो बहरी सरकार है, पिछले कई दिनों से, कई महीनों से यहाँ पानी नहीं आ रहा। गर्मियों के दिन है और हर दरवाजा उन्होंने खड़काया, पर इसका कोई भी किसी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तो आज हमने जो पार्टी ने फैसला किया और सत महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो हमने कहा कि ये हम, मेरे साथ दीपू जी हमारे जिला परिषद के मेंबरान हैं, महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हैं, सेवा दल महिला की प्रेसिडेंट हैं और यहाँ के प्रधान भी हैं, एक्स प्रधान भी हैं, मतलब कुशवंत जी, और बाकी हमारे साथी हैं। हमने जगदीश जी हैं। हमने ये हमने सोचा कल कि ये जो सरकार, जब इसके ऊपर कोई असर ही नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसे विरोध करते हैं। वो करते हैं कि कभी खाली घड़े रख देते हैं, खाली बाल्टियां रख देते हैं, नारे लगाते हैं। हमने कहा जी अब ये नया ढंग दिखाएंगे, हम लोगों को पानी देंगे कि सरकार को समझ आए कि अगर हम पानी दे सकते हैं वो क्यों नहीं देते। और आज की डेट में नूरपुर चुनाव क्षेत्र में पानी की वो समस्या है कि मैं आपको इसका बयान नहीं कर सकता। कोरोना महामारी के कारण जहां व्यापारियों और कारोबारियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया, तो वहीं टैक्सी व्यवसाय से जुड़े लोग भी अपना व्यवसाय बदलने को मजबूर हो गए हैं। कोविड के कारण ठप पड़े टैक्सी कारोबार के चलते विकासनगर निवासी भरत भंडारी ने अपने अलग हुनर से रोजगार जुटा लिया है, जिससे वे अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। भरत भंडारी पेड़ों के ठूंठ से रोजमर्रा उपयोग की वस्तुएं व कलाकृतियां तैयार कर रहे हैं और सोशल मीडिया के जरिए इन कलाकृतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिससे काफी खरीदार भी उनके उत्पादों की खरीद कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना व्यवसाय बदलकर अपने हुनर से रोजी रोटी के लिए जुगत कर रहे हैं। राजधानी शिमला के साथ लगते विकासनगर निवासी भरत भंडारी मंदी के दौर से गुजर रहे टैक्सी व्यवसाय की जगह अब पेड़ों के ठूंठ से रोजमर्रा उपयोग की वस्तुओं के साथ ही अलग अलग कलाकृतियां बनाकर पैसे कमा रहे हैं। भरत भंडारी का कहना है कि टैक्सी व्यवसाय ठप होने के बाद उन्होंने अपने हुनर को रोजगार बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पेड़ों के बेकार पड़े ठूंठ से उन्होंने कई तरह की जरूरत का सामान व अन्य कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया, जिन्हें बेचकर उनका गुजर बसर हो रहा है।
मैंने रूट्स क्राफ्टिंग, थोड़ी जड़ें जो होती है जो लोग अमूमन जलाने के लिए, आग जलाने के लिए, सेकने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, उन जड़ों को इकट्ठा करके मैंने उनमें ही आकृति ढूंढ के जो नेचुरल गॉड गिफ्टेड होती है उसको ही उभार के मैंने एक नया वर्क और करना शुरू किया है रूट्स क्राफ्टिंग का। तो जैसे आप ये देखिए, एक छोटा सा पीस मेरे हाथ में है, इसको मैं बना रहा हूँ अभी। तो एक छोटा सा पेन स्टैंड ये बन सकता है, अगर आप इसको देखें तो उसमें ये फेस बन जाएगा, ये इसके कान बन जाएंगे और यहाँ पेन रखने के लिए पेन स्टैंड बन जाएगा। तो इस तरह से रूट्स का काम करना मैंने इस लॉकडाउन में शुरू किया। तो ये जैसे ये एक पीस बना रहा हूँ मैं, ये एक टेबल बन जाएगा, सेंटर टेबल, इसके ऊपर एक शीशा लगेगा गोल, फिर ये एक टेबल बन जाएगा और इसमें लुक आती है, हाथी भी इसमें नज़र आएंगे आपको, स्नेक्स भी इसमें नज़र आएंगे, वो फिर आपका अपना नज़रिया है। वैसे ही ये ऑटोमेटिक ही जड़ों में बना होता है, सिर्फ हम इसे तराशते हैं। जैसे ये एक मोर की शेप आपको नज़र आ रही होगी, पूरा एक मोर दिखाई दे रहा है कि मोर बना है। तो इस तरह का अभी ये फिनिश नहीं हुआ है, अभी इनमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी तो जब ये फिनिश होगा, बेस वगैरह लेगा तो बनेगा। सरकार द्वारा विद्युत विभाग के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित किया गया है, जिसके बाद अब 18 से 44 वर्ष की आयु वाले विद्युत विभाग के कर्मचारियों को भी वैक्सीनेट किया जा रहा है। इसी के तहत शिमला सिटी इलेक्ट्रिकल डिवीजन के कर्मचारियों का विशेष अभियान के तहत टीकाकरण किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने कोविड नियमों का पालन करते हुए कोविशील्ड का टीका लगवाया। शिमला सिटी इलेक्ट्रिकल डिवीजन के वरिष्ठ अधिशासी अभियंता तनुज गुप्ता ने कहा कि शिमला सिटी इलेक्ट्रिकल डिवीजन में करीबन 350 कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें 175 कर्मचारी 18 से 44 वर्ष की आयु के वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के कर्मचारी दिन रात फील्ड में सेवाएं देते हैं। यही कारण है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स घोषित किया है, जिसके लिए वे सरकार का आभार भी प्रकट करते हैं। और प्राथमिकता के आधार पर विशेष अभियान के तहत अब 18 से 44 वर्ष के विद्युत विभाग के कर्मचारियों का टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि ये कर्मचारी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचे रहें। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज 24 घंटे विद्युत सुचारू रखने के लिए सेवाएं दे रहे हैं, बिल घर घर बिल पहुंचा रहे हैं। और कहीं अगर कंटेनमेंट जोन है तो उसके लिए विद्युत बोर्ड ने एक नई सुविधा दी है, ट्रस्ट बेस्ड बिलिंग। उसमें हम उपभोक्ता के ऊपर ट्रस्ट रखते हैं, तो अगर कंटेनमेंट जोन है या कोई वहाँ पॉजिटिव है तो उस उपभोक्ता अपना बिल खुद वेबसाइट पे जाके, बिजली बोर्ड की वेबसाइट पे जाके रीडिंग डाल के बना सकता है। तो अभी हमने यहाँ पे 171 कर्मचारी हैं, 5 सब डिवीजन है, तो उनको अलग अलग स्लॉट दिए हैं ताकि जो हमारी कोरोना की नियम है, गाइडलाइंस है, वो सुचारू रख सके। भले ही प्रदेश सरकार हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ने का दावा करती हो, लेकिन प्रदेश में अभी भी ऐसे कई ग्रामीण क्षेत्र है जहां लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो जिला बिलासपुर के ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आई है, जहां सड़क सुविधा न होने से मरीजों को पालकी और पीठ पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि देश की आजादी के 74 वर्ष बाद भी वह सड़क सुविधा से महरूम है, जिस कारण उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव वालों का आरोप है कि वह कई बार सरकार और जिला प्रशासन को अपनी मांग के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध नहीं ले रहा है। टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं वो बिलासपुर जिला की कूहम जवाड़ पंचायत के पंगेल पालंगरी क्षेत्र की हैं, जहां पर जंगल के रास्ते से एक महिला मरीज को पालकी में बैठाकर उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा है। हैरानी की बात है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यह गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर है। गाँव वासियों का आरोप है कि आज तक इस गाँव की सुध न तो जिला प्रशासन ने ली और न ही सरकार ने। ग्रामीणों का कहना है कि वह कई बार प्रशासन और सरकार से भी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन उनकी पंचायत के इस गांव को सड़क पहुंचाने में कोई भी आगे नहीं आ रहा है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनके गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाए, अन्यथा वह अब आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हमारी प्रशासन से यह मांग है कि हमें आने जाने की बहुत ही असुविधा है। हमें किसी भी प्रकार की सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो घायल व्यक्ति को या लाचार व्यक्ति को सड़क तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमें लोगों को बुलाकर लाचार व्यक्ति को या रोगी को सड़क तक पहुंचाने के लिए पालकी का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम 20-25 लोगों को बुलाते हैं
तो 5 या 7 लोग ही पहुंच पाते हैं और बहुत सारा समय जो है इसमें व्यतीत हो जाता है। हमारी प्रशासन से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि हमें सड़क से जोड़ा जाए। हमारी जो सड़क की मांग है ये पहले भी 2018 से चली हुई है। ये एक विभाग द्वारा दिया गया पत्र है जिसमें लिखा गया है और एक दूसरा पत्र है जिसमें कि फंडिंग नहीं हो रही है। तो ये लोक निर्माण विभाग का दूसरा पत्र है जिसमें यह ऑब्जेक्शन लगा है कि इसमें पैसा नहीं है, ये सड़क जो है बजट में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि इस संपर्क सड़क बसंत सिंह के घर से हरिजन बस्ती पड़ंगेल की जो सड़क है इसमें शीघ्र अतिशीघ्र पैसा डाला जाए और इसका निर्माण करवाया जाए ताकि हमें सड़क सुविधा प्राप्त हो सके। वहीं स्क्रीन पर दिख रहा ये दूसरा वीडियो नमहोल के डीप डगसेज क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी पीठ पर महिला मरीज को उठाकर सड़क तक ले जा रहा है। मरीज के परिजनों का कहना है कि सड़क सुविधा न होने से उन्हें रोजाना कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि उन्हें सड़क सुविधा मुहैया करवाई जाए ताकि गाँव वासियों को रोज आ रही परेशानियों से छुटकारा मिल सके। जिला ऊना के महतपुर में बिना मास्क घूम रहे लोगों को कोरोना वायरस ने झप्पी डाली। ये स्वांग सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से अनूठे अंदाज में शुरू किए गए जागरूकता अभियान के दौरान देखने को मिला। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने महतपुर बाजार और पसतेड़ा में लोगों को कोविड से बचने का संदेश दिया। लोक कलाकारों की टोली विशेष वेशभूषा में लोगों के मध्य जाकर उन्हें स्थानीय भाषा में सभी सावधानियां बरतने के लिए प्रेरित कर रही है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से संबद्ध पूर्वी कलाकार मंच के लोक कलाकारों ने पंजाबी भाषा में लोगों को मास्क पहनने व उचित दूरी का महत्व समझाया और कहा कि लापरवाही के चलते ही कोरोना संक्रमण बढ़ा है, इसलिए कोरोना से बचाव भी जागरूकता व नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक है। जिला ऊना के महतपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से लोगों को कोविड संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया। विभाग के कलाकार ने कोरोना वायरस का परिधान धारण किया हुआ था, जबकि दूसरे कलाकार ने पीपीई किट पहनकर लोगों को चिकित्सकों के कड़े परिश्रम के बारे में जानकारी दी। कलाकारों ने बुखार, खांसी, जुकाम के लक्षण आने पर अपनी मर्जी से दवाइयां न खाकर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना का टेस्ट करवाने का भी आग्रह किया। जिलाधीश राघव शर्मा ने कहा कि यह जागरूकता अभियान काफी रोचक है, जिसे जिला के अन्य स्थानों पर भी किया जाएगा। आने वाले दिनों में हरोली, बंगाणा, अंब और ऊना उपमंडलों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोविड-19 वायरस के खतरे के बारे में जागरूक किया जा सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर भी यह जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिला ऊना में कोरोना संक्रमण के मामले पहले से कम हुए हैं, लेकिन लोगों को अभी भी कोविड-19 से बचने के लिए प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वायरस के संक्रमण को छुपाएं नहीं और सही समय पर जांच करवाकर अपनी व अपने परिवार की जान बचाएं। कोरोना वायरस आज बच्चे की जुबान से मेरा नाम कोरोना वायरस आज लॉकडाउन लगे मेरी वजह देना आज लॉकडाउन लगे मेरी वजह ना आज तुसी अपना हिमाचल खबरनामा के इस अंक में इतना ही। नमस्कार।